मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे शीत युद्ध के बारे में। पिछली कक्षा में हमने शीत युद्ध किन परिस्थितियों में किन के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किन संबंधों को व्यक्त करने के लिए किया गया, इसके बारे में चर्चा की। शीत युद्ध के क्या कारण रहे, सामान्य कारण, अमेरिका की तरफ से सोवियत रूस की क्या शिकायतें थी और सोवियत रूस की तरफ से अमेरिका की क्या शिकायतें थी, तो विभिन्न कारणों की हमने विस्तार से चर्चा की। और ये जो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत रूस, इनके द्वारा कौन से साधन अप्लाई किए जा रहे थे, उनके बारे में चर्चा की। शीत युद्ध कब शुरू हुआ, इसमें दो मत हैं। अमेरिकी विद्वान हॉल है और फ्रांसीसी विद्वान आंद्रे फॉन्टेन। वो ये मानते हैं कि शीत युद्ध का प्रारंभ 1945 से नहीं, 1917 में जब रूसी क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई, उससे हुआ, क्योंकि उन्होंने एक नया सामाजिक आर्थिक विकास का एक वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जबकि दूसरे विद्वान शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो चर्चिल के फुलटन भाषण से मानते हैं। तो अब शीत युद्ध का जो विकास हुआ और उसकी जो प्रमुख घटना हुई, उसको अलग अलग चरणों के आधार पर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी खास घटनाएं घटित हुई, जिनके आधार पर वैश्विक राजनीति का माहौल तनावपूर्ण हुआ और विशेषकर जो दो महाशक्तियों के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में तनावपूर्ण संबंध बढ़े, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो उसमें विभिन्न चरण हैं। तो प्रथम चरण जो है 1946 से 1953 तक माना जाता है। इसमें कुछ खास घटनाएं हुई हैं। एक तो चर्चिल का फुलटन भाषण जो 5 मार्च 46 में उन्होंने दिया था, उसका उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं कि उन्होंने ये कहा था कि वे सोवियत संघ की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उनको काउंटर करना है। अमेरिकी सीनेट के प्रमुख राज्य सचिव डीन एचिसन ने उस टाइम कहा था कि सोवियत संघ की विदेश नीति आक्रामक और विस्तारवादी है। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम में एक दूसरे के विरुद्ध शीत युद्ध का वातावरण उग्र हुआ। चर्चिल के फुलटन भाषण से इसकी शुरुआत मानते हैं। दूसरा, ट्रूमैन सिद्धांत। साम्यवाद के विरोध के नाम पर अमेरिका ने 12 मार्च 1947 को विश्व के अन्य देशों के लिए ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये कहा कि संसार में कहीं भी शांति को भंग करने वाला परोक्ष परोक्ष आक्रामक कार्य होगा तो अमेरिका सुरक्षा संकट समझेगा और उसे रोकने के लिए भरसक प्रयास करेगा। इस प्रकार अमेरिका के द्वारा ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा से स्पष्ट है कि वह सोवियत संघ के प्रति मनमुटाव, घृणा, वैमनस्य, विश्वास के कारण उन्होंने इसकी घोषणा की। एक है मार्शल योजना। विश्व की साम्यवादी क्रांति के कथित खतरे से बचाने के लिए विश्व को 8 जून 1947 को अमेरिका ने मार्शल योजना की घोषणा की और अमेरिकी विदेश सचिव ने कहा था उस समय कि यदि इस समय तत्काल यूरोप का आर्थिक पुनरुत्थान का प्रयास नहीं किया, उनको आर्थिक सहायता नहीं दी, आर्थिक पुनरुत्थान नहीं किया, तो वो साम्यवादी हो जाएगा। और इस प्रकार मार्शल योजना जो थी वो समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सबसे दिलचस्प और युग प्रवर्तक घटना थी। इससे अमेरिका और रूस के बीच में जो विरोध था वो पहले से अधिक बढ़ गया। तो सीधे सरल शब्दों में कहें कि यूरोप का आर्थिक सहायता देकर के उसको साम्यवादी प्रभाव में आने से बचाने
का प्रयास था इस मार्शल योजना के तहत। इसी के अलावा विभिन्न संगठन स्थापित हुए, जिसमें नाटो का गठन हुआ 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के नेतृत्व में। कनाडा और पश्चिमी यूरोप के 10 देशों बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन, नॉर्वे, नाटो नाम का एक सैनिक समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किया। इसमें कहा गया है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यदि किसी एक या अनेक देशों के द्वारा कोई सशस्त्र आक्रमण समझौते के सभी देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इस तरह से एक ये सोवियत संघ को एक खुली चुनौती थी, ये चेतावनी थी कि यदि उसने नाटो के किसी देश पर हमला किया तो अमेरिका उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और अमेरिका द्वारा नाटो का निर्माण सोवियत संघ का सैनिक स्तर पर विरोध करना था। इसी प्रकार एक कॉमेकॉन योजना की स्थापना थी, जिसमें यूरोप के अनेक देशों ने अमेरिकी मार्शल योजना में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सोवियत गुट ने 9 यूरोपीय देशों ने मार्शल योजना का जवाब देने के लिए 25 अक्टूबर 1947 को कॉमेकॉन का गठन किया। इसका उद्देश्य भी यही था कि फ्रांस, इटली सहित यूरोप के साम्यवादी दलों को संगठित करना था, और इसमें अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के मित्र देश सोवियत संघ के जो खिलाफ हो गए थे, तो ये उसका जवाब था एक तरह से मार्शल योजना का। एक है इसमें साम्यवादी क्रांति हुई चाइना में 1 अक्टूबर 1949 को बीजिंग में राष्ट्रवादी सरकार को हटाकर माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। राष्ट्रवादी सरकार के जो अध्यक्ष थे चांग काई शेक, उन्होंने भाग करके ताइवान में अलग सरकार बना ली, और चीन में साम्यवादी शासन के पांव जमने से अमेरिका नाराज हुआ और उसने ताइवान की चांग काई शेक सरकार को चीन की असली सरकार के रूप में मान्यता प्रदान की। साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए अमेरिका लंबे समय तक वीटो करता रहा, और उसने ताइवान को ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य और उसी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया। अंत में 1971 में जाकर के ताइवान को निष्कासित करके साम्यवादी चीन की सदस्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार बर्लिन की घेराबंदी और 2 जर्मनों का उदय, जर्मनी देशों का, तो उसमें 1 मार्च 1948 को रूस ने स्थानीय मुद्रा विषयक झगड़े का बहाना लगा करके पश्चिमी जर्मनी के स्थल जल सभी पर नाकेबंदी कर दी। तो इससे महाशक्तियों के बीच में एक संकट पैदा हुआ, तनाव हुआ। सितंबर 1949 को संघीय जर्मनी गणराज्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का निर्माण हुआ, और ये अमेरिकी गुट का प्रभाव बना। दूसरी ओर 7 अक्टूबर 1949 को रूस ने अपने अधीनस्थ जर्मनी क्षेत्र में जर्मनी प्रजातांत्रिक राज्य जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की। ये रूस के प्रभाव में आया, तो इस तरह 2 जर्मनी राज्यों को उदय हुआ। इसके अलावा अमेरिका जापान शांति संधि हुई 1951 में। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने जापान के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत रूस द्वारा परोक्ष रूप से इसे अपने ही खिलाफ मानने के कारण उसने इस संधि का कड़े शब्दों में आलोचना की, और इससे अमेरिका सोवियत संबंधों में तनाव पैदा हुआ। कोरिया संकट, कोरिया भी महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का शिकार रहा। रूस उसे साम्यवादी बनाना चाहता था, तो उसके पड़ोसी मित्र समर्थक हो ताकि उसका, जबकि अमेरिका उसको लोकतांत्रिक कोरिया बनाना चाहता था, पश्चिमी गुट का वो हिस्सा बना रहे। तो इस प्रतिस्पर्धा में कोरिया के 2 टुकड़े हो गए। उत्तरी कोरिया में रूस से समर्थक सरकार बनी, और दक्षिणी कोरिया में अमेरिकी समर्थक सरकार बनी। जून 1950 में चीनी और रूसी सैनिक मदद के बलबूते उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर फौजी हमला कर दिया था। तो उधर अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया को सैनिक सहायता देकर मुठभेड़ को और उग्र बना दिया। बाद में आगे चल करके 8 जून 1953 को इस युद्ध विराम हुआ। तो
कोरिया को लेकर भी दोनों महाशक्तियों में तनावपूर्ण संबंध रहे। ये प्रथम चरण की प्रमुख घटनाएं हैं। इसके बाद द्वितीय चरण जो 1953 से 1958 तक माना जाता है, शीत युद्ध के दूसरे चरण में महाशक्तियों का राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। अमेरिका में ट्रूमैन की जगह आइजनहावर राष्ट्रपति बने और सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु के बाद बुल्गारिन और उसके बाद ख्रुश्चेव ने शासन सत्ता संभाली। उसके चरण की कुछ खास घटनाएं। 1953 में सोवियत संघ ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया और इससे परमाणु क्षेत्र में अमेरिका के समकक्ष होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। रूस ने सफल परमाणु परीक्षण करके एक तरह से हथियारों की, परमाणु जो हथियार थे उनकी निर्माण प्रारंभ कर दिया, जिससे दोनों में प्रतिद्वंद्विता स्थापित हुई। एक है हिंद चीन की समस्या। हिंद चीन क्षेत्र जैसे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये जो क्षेत्र है इसमें महाशक्तियों ने अपनी अपनी समर्थक सरकारें स्थापित करने की कोशिश की। इस क्षेत्र में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले संघर्ष में गृह युद्ध और सैनिक टकराव व्यवस्था आम बात हो गई। फ्रांसीसी जो औपनिवेशिक शासकों के द्वारा हिंद चीन छोड़ने के निर्णय के बाद अमेरिका का बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में प्रवेश शीत युद्ध का कारण बना और उसको प्रेरक बना। अब उसके मुकाबले में विश्व शक्ति अपनी प्रमाणित करने के लिए सोवियत संघ को भी रणभूमि में उतरना पड़ा। तो वहाँ भी आपस में एक तनाव की स्थिति पैदा हुई। अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में उनको लेने की ओर मची। इसी प्रकार कुछ संगठन बने नाटो के बाद, सीएटो और सेंटो। अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों में साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए सीएटो और सेंटो संगठन सैनिक समझौते 1954 में और 1955 में स्थापित हुए। इन समझौतों के द्वारा सदस्य देशों को सैनिक और अन्य प्रकार की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी और ये निश्चित रूप से रूस विरोधी अमेरिकी प्रयास थे। इन संगठनों को काउंटर करने के लिए सीटो, सेंटो और नाटो जो इसने बनाए अमेरिका ने, तो उसके प्रत्युत्तर में सोवियत रूस ने 14 मई 1955 को पूर्वी यूरोपीय देशों को वार्सा पैक्ट में शामिल करके सैनिक और अन्य प्रकार की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की। और निश्चित रूप से ये सोवियत प्रयास अमेरिकी विरोधी था और वार्सा पैक्ट मूलतः अमेरिकी नाटो का जवाब था। इससे रूस और उसके 8 पूर्वी यूरोपीय साथी राष्ट्र इसमें सम्मिलित हुए। 1991 में वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ था। एक आइजनहावर सिद्धांत जो जून 57 में अमेरिका के द्वारा इस सिद्धांत की घोषणा की गई। इस सिद्धांत के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पश्चिमी एशिया के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए अपने विवेक के अनुसार सेना भेजने और सैनिक कार्रवाई करने का इसमें अधिकार दिया गया था। तो ये द्वितीय चरण की कुछ खास सिद्धांत घटनाएं हैं। इसके अलावा स्वेज नहर का संकट 56 में, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया 56 में। तो फ्रांस और ब्रिटेन ने मिस्र के ऊपर हमला कर दिया। अमेरिका ने मिस्र पर हमले में फ्रांस और ब्रिटेन का साथ नहीं दिया, फिर भी ये हमला उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया गया था। सोवियत संघ ने इस हमले की कड़ी आलोचना की और एक बार फिर से शीत युद्ध की गर्माहट हुई। इस तरह से पश्चिमी एशिया में भी अपने प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने के लिए दोनों खेमों में अर्थात सोवियत रूस और अमेरिका में प्रतिद्वंद्विता पड़ी। ये द्वितीय चरण की कुछ खास घटनाएं हैं। तीसरा जो चरण है शीत युद्ध का, वो 1959 से 62 तक का माना जाता है। और इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका और रूस की जो अनबन, गर्माहट, पिंगलाव, दोनों प्रकार की घटनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। सोवियत रूस में ख्रुश्चेव का नेतृत्व आ गया था। ख्रुश्चेव द्वारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की वकालत ने अनेक राजनीतिक टिप्पणीकारों ने ये सोचा कि महाशक्तियों में शीत युद्ध शिथिल हो जाएगा, लेकिन प्रारंभिक सफलता के बाद दोनों में वापस कड़वाहट की स्थिति पैदा हुई। तो उसमें कुछ घटनाएं हैं, जैसे 1959 में ख्रुश्चेव
ने अमेरिका की यात्रा की। हमने आपको पहले स्पष्ट किया कि स्टालिन की मृत्यु 1953 के बाद बुल्गारिन और उसके बाद ख्रुश्चेव सत्ता में आए। उन्होंने अमेरिका की यात्रा की और विभिन्न स्थानों पर वो घूमते रहे, उनका स्वागत किया गया। कैंप डेविड स्थान पर उन्होंने आइजनहावर से विचार विमर्श किया और ये तय किया गया है कि भाई मई 60 से पेरिस में निशस्त्रीकरण की समस्या सुलझाने के लिए एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाए। वहीं से राष्ट्रपति आइजनहावर सोवियत संघ की यात्रा पर रवाना हों। तो इस तरह से उनकी यात्रा से शीत युद्ध में शिथिलता के आसार दिखाई पड़े और इस भावना को कैंप डेविड भावना भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना चक्र है वो U-2 विमान कांड और पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता है। ख्रुश्चेव यात्रा में ये तय हुआ था कि भाई ये सम्मेलन बुलाना है, तो उसमें पेरिस से सम्मेलन से 2 सप्ताह पूर्व 1 मई 1960 को U-2 विमान कांड होने से कैंप डेविड की जो भावना था उस पर पानी फिर गया। अमेरिका का एक जासूसी विमान था U-2, वो अमेरिकी सोवियत सीमा का उल्लंघन करके 2000 किलोमीटर अंदर घुस गया और रूस को उसका पता चलने पर उसने विमान चालक को पहले नीचे उतरने को कहा। ऐसा नहीं करने पर उसने अपने लड़ाकू विमानों की सहायता से उसे नीचे गिराकर उसके चालक गैरी पावर्स को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने इसके प्रति पहले तो अनभिज्ञता जाहिर की कि भाई हमारा नहीं है, पर गैरी पावर्स द्वारा जासूसी के इरादे की स्वीकारोक्ति से अमेरिका ने भी ये मान लिया। सोवियत संघ ने अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की, आलोचना की और इसका परिणाम ये हुआ कि पेरिस से शिखर सम्मेलन की असफलता के रूप में ये सामने आया घटना चक्र। U-2 विमान कांड के कारण सोवियत संघ ने अमेरिका से कहा कि वह अपने जासूसी कार्य की निंदा करे और माफ़ी मांगे, भविष्य में ऐसी कोई उत्तेजक कार्रवाई ना करे और उत्तरदायी व्यक्तियों को इसके लिए सजा दे। तो ख्रुश्चेव ने आइजनहावर की सोवियत यात्रा का निमंत्रण वापस लेते हुए कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति वहाँ आने की अब उनको आवश्यकता नहीं है। पेरिस शिखर सम्मेलन जब हुआ तो ख्रुश्चेव ने U-2 विमान कांड को उठाते हुए अपनी मांगें रखी और अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर इसके लिए तैयार नहीं थे। सम्मेलन में ख्रुश्चेव ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति दिगाल, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे मैकमिलन, उनसे हाथ मिलाया, लेकिन आइजनहावर ने जैसे हाथ बढ़ाए तो ख्रुश्चेव ने अपने हाथ वापस खींच लिए। आइजनहावर का भविष्य में ऐसी कार्रवाई न करने के आश्वासन और देगाल मैकमिलन द्वारा गतिरोध को दूर करने के प्रयास सफल नहीं हुए और यहाँ तक सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में ख्रुश्चेव ने भाग नहीं लिया, इसलिए सम्मेलन की कार्रवाई बंद करनी पड़ी। तो ये सम्मेलन विफल हो गया। और एक घटना है इसमें क्यूबा संकट। पेरिस शिखर सम्मेलन की विफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय समाज में गहरी निराशा हुई और ख्रुश्चेव ने भी ये महसूस किया कि उन्हें इतना बड़ा कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए। तो उन्होंने मद्देनजर रखते हुए एक सुलह की पहल की और ख्रुश्चेव ने 10 नवंबर 60 को अपना वक्तव्य जारी करके कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस प्रकार के सब प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं, किंतु समय बीतने के बाद संबंधों की कठोरता जो है दूर हो जाती है। इसकी परवाह नहीं कीजिए कि समुद्र कितना तूफानी है, तूफानों के बाद हमेशा शांति आती है और यही अंततः U-2 विमान कांड की घटना के बाद होगा। उसकी जासूसी उड़ाने शत्रुतापूर्ण कार्रवाई थी, किंतु उसके बाद तूफान शांत हो जाएगा। कैनेडी इधर विजयी हो गए और अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो ख्रुश्चेव ने कैनेडी को बधाई दी। कैनेडियन ने कहा कि हम किस प्रकार की शांति चाहते हैं, कब्रिस्तान की शांति या खामोश बैठे गुलामों की शांति? नहीं, बल्कि हम ऐसी शांति चाहते हैं जो जीने लायक हो, जिसमें मानव जाति और विभिन्न राष्ट्र आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर संसार छोड़कर जा सकें। हम सिर्फ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए शांति चाहते हैं। तो ये क्यूबा संकट
के पूर्व ये इन्होंने अपने एक संकेत दिए 16 समझौते के, लेकिन 58 में 1958 में डॉक्टर फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और सोवियत रूस के साथ जो संबंध उसने बढ़ाए तो अमेरिका का चिंतित होना स्वाभाविक था। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में नए सैनिक अड्डे स्थापित किए जिससे रॉकेट प्रक्षेपास्त्र रखे गए। तो अमेरिका ने अपनी सुरक्षा को खतरे को भांपकर 22 अक्टूबर 62 को क्यूबा की नाकेबंदी कर दी और नौसेना को आदेश दिया कि क्यूबा की ओर आने वाले ऐसे समस्त जहाज़ों को रोक दे जो आक्रामक शस्त्रास्त्र से भरे हों। तो सोवियत संघ ने मामले की गंभीरता समझते हुए और क्यूबा से सैनिक अड्डे हटाने की स्थिति कर दी, वरना ऐसी स्थिति हो गई थी कि वहाँ बहुत तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। तो ये तीसरे चरण की बात है। तो इस तरह से हम शीत युद्ध के विभिन्न चरण देखते हैं। धन्यवाद।